एक पहाड़ को चीर दिया था। जैसे कोई भी ये मान के चलो, यह पहाड़, एक तो आप इसके चारों तरफ घूम के यहां पहुंच रहे हो। इस मूवी को मैं रिकमेंड करता हूं, अगर समय मिले मांझी द माउंटेन मैन जरूर देखने। ठीक है, चलो दिया। ना कोई वकील ना कोई दलील, इसको बिना वकील और बिना दलील का कानून बोला गया, सिंपल। और पंजाब में भी अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, ये जगह का नाम है, वहां पे तो एक्चुअल राइज ऑफ नेशनलिज्म बोला जाता है वो 1920 के बाद, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत के साथ जो ब्रिटिश रूल है भारत में, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। लेकर बिल्कुल क्लियर हो गए कि भी हमें क्या क्या करना है और हमें ये इकट्ठे मिलकर आंदोलन करना है। सारे टाइटल त्यागने की बात होगी, आर्मी पुलिस कोर्ट सब चीजों। हेलो, कैसे हो? सब ठीक ठाक? क्या सोचा था? नहीं लौटेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। डायलॉग पता है किस मूवी का है? मांझी द माउंटेन मैन। ध्यान से थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से शुरू कर लें क्लास को, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लिखो कि यस सर यू कैन स्टार्ट विद एन स्टोरी। देखो, पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन। वो मोटिवेशन कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, डजंट मैटर, मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। तो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से शुरू करेंगे। एक मूवी है मांझी द माउंटेन मैन। इन्होंने एक पहाड़ को चीर दिया था। जैसे कोई भी ये मान के चलो, यह पहाड़, एक तो आप इसके चारों तरफ घूम के यहां पहुंच रहे हो और एक इसके बीच में से रास्ता बन जाए, तो बीच वाला रास्ता छोटा होगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। तो ये हर रोज सुबह जाते उस पहाड़ को तोड़ना शुरू कर देते। हर रोज ऐसे ही बोलते, क्या सोच रहे थे? नहीं लौटेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। एक सिंपल सी बात बताऊं, एक पत्रकार इनके पास आए, न्यूज़पेपर वाले, और तो मांझी बोले कि भाई हमारी भी ये न्यूज छाप दे ताकि लोगों को पता चले भाई ऐसे ऐसे मांझी ये काम कर रहा है और जो मेरी डिमांड है वो सरकार तक पहुंचे। तो पत्रकार बोला जी हमारे मालिक परमिशन नहीं देते, हम वो न्यूज छापेंगे जिसके लिए हमें पैसे मिलेंगे। और मालिक बोलते हैं भाई ये ऐसी न्यूज नहीं छापनी। तो मांझी ने उसको क्या बोला पता है कि भी नया अखबार क्यों नहीं शुरू कर देते, तुम अपना अखबार शुरू कर दो अगर मेरी मदद करना। वो पत्रकार क्या चाहता था? मांझी की मदद करना। वो चाहता था कि भाई ये जो ये काम कर रहा है यहाँ पे, इसका सबको पता हो, सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इस पे एक्शन ले। कारण क्या था? वो जो पहाड़ को खोदने का, उसकी वाइफ थी और वो प्रेग्नेंट थी और वो हॉस्पिटल में पहुंचना था और ज्यादा चक्कर क्योंकि पहाड़ के चारों तरफ से घूमना पड़ा तो टाइम पे नहीं पहुंचा और उसकी डेथ होगी। तो मांझी के मन में आया कि अगर बीच से रास्ता होता ना पहाड़ के तो हॉस्पिटल में पहुंचना आसान था। उसने कई जगह कोशिश करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसने क्या करा, अपना जो हथौड़ा छैनी वगैरह लेके बोला कि मैं ही तोड़ूंगा इसको, और पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया। और एक पत्रकार भी भाई खुश थे, वो सोच रहे थे इनकी मदद करूंगा। तो पत्रकार बोला पर जी मैं नया अखबार कैसे शुरू करूं, इतना आसान नहीं है। जब मांझी ने बोला ना भाई अगर तुम्हारे मालिक ऐसा ये नहीं चाहते कि भी मेरी न्यूज छपे तो तू अपना खुद का अखबार छाप ले, फिर मेरी मदद कर लेना। तो पत्रकार ने क्या बोला, इतना आसान है क्या? मांझी ने पता क्या बोला, पहाड़ खोदने से भी मुश्किल है क्या? जब भी कभी समस्या हो ना जीवन में, इस लाइन को याद रखना, पहाड़ खोदने से मुश्किल कुछ भी नहीं। इस मूवी को मैं रिकमेंड करता हूं, अगर समय मिले मांझी द माउंटेन मैन जरूर देखने। ठीक है, चलो शुरू करें भाई क्लास। थोड़ा मोटिवेशन मिला है? हाँ जरूर मिलना चाहिए भाई, जरूर मिलना चाहिए, जरूर। थैंक यू भाई। ओके चलो शुरू करते हैं। हमने अभी तक देखा 1914 से लेकर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी, लोगों की राय ब्रिटेन के प्रति बदल गई। और इसी बीच हमने गांधी जी के बारे में, सत्याग्रह के बारे में देखा। 3 लोकल सत्याग्रह करे। लोकल सत्याग्रह का मतलब है छोटे एरिया में सत्याग्रह। अब गांधी चाहते थे कि पूरे देश में कुछ ऐसा हो।
पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि लोकल में चंपारण के लोग खड़े हैं, खेड़ा में खेड़ा के लोग, साथ खड़े किसको करना, पूरे देश को। अब ये एक्ट आया भी, रोलेट एक्ट दिख रहा है, रोलेट एक्ट 1919 में, 1919 में। देखो ध्यान से सुनो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सबसे ज्यादा सैनिक थे वो थे पंजाब की तरफ से, और इस एक्ट का विरोध भी सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ। अब हम पंजाबी अपनी जान दे रहे हैं अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेजों ने हमें पता है ये काला कानून दे दिया रोलेट एक्ट के नाम से। ये काला कानून था, कैसे था भाई, इस कानून के तहत केवल शक के आधार पर, शक किस चीज का, कि भाई ये व्यक्ति गवर्नमेंट विरोधी एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है। शक्ल देखी भी इतनी बड़ी दाढ़ी कर रहा है, शायद ये विरोधी हो सकता है, केवल डाउट के आधार पर, कोई सबूत की जरूरत नहीं। उसको 2 साल के लिए डिटेंशन में, जेल में रखा जा सकता है। ये था रोलेट एक्ट। इसने इनॉर्मस पावर दी सरकार को, ताकि वो नेशनल मूवमेंट को सप्रेस कर सके, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ज्यादा पावर दी भाई इस कानून ने। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी डाउट, सिर्फ डाउट के आधार पे, बिना किसी सबूत के 2 साल के लिए हिरासत में लेना। जैसे मान लिया मैं अभी पढ़ा रहा हूं, पुलिस आई और उठा के लेगी, 2 साल तक ये भी नहीं पता कहां हूं मैं, ना ये पता मेरी गलती क्या है। उनको सिर्फ ऐसा लगा, वो उन्होंने क्या कारण दिया, हम गेट से सुन रहे थे और मुझे ऐसा लगा तू भारत के खिलाफ कुछ बोल रहा है। 2 साल तक जेल में डाल दिया, ना कोई वकील ना कोई दलील, इसको बिना वकील और बिना दलील का कानून बोला गया। खराब था कि भाई, ठीक था, ये गलत कानून था। पंजाब में समेत नॉर्थ इंडिया में इसका विरोध हुआ। सिंपल सा है, it gave the government the power to repress any political activity. It allowed the detention of political prisoner without trial for 2 years. और यहां पे देखो नहीं लिख रखा, और देखो the British government could arrest anyone and search any place without a warrant. मतलब अगर आप, जैसे पुलिस हमारे घर पे आती है और वो एक बोले कि भाई हमें तलाशी लेनी है, तो मैं ये पूछूंगा वारंट दिखाओ, मतलब ऑर्डर दिखाओ, किसने बोला है। पुलिस बिना किसी वारंट के आपके हमारे घर में नहीं आ सकती, यहां पे सरकार जा सकती है। यू कैन अरेस्ट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डाउट ओनली। किसी भी समय जाओ, रात को पुलिस नहीं घर पे आ सकती भी तलाशी के लिए। महिला की तलाशी लेना तो महिला पुलिस चाहिए, बट यहां पे ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं था। आप सिर्फ संदेह के आधार पे, डाउट के बेस पे, क्या ये काला कानून नहीं है, क्या ये ठीक है? वारंट भी नहीं है, महिला पुलिस भी नहीं है, डाउट के आधार पे आपको जेल में डाल दिया 2 साल के लिए कि भाई शक्ल सूरत खराब लग रही है। हो सकता है ये सरकार के विरोध में कुछ काम करता हो, यार सबूत होगा तभी तो ये आंदोलन आया हुआ भाई। ये जो कानून बना, इससे लोगों में है ना असहमति, अंग्रेजों के प्रति और ज्यादा गुस्सा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में भी स्पेशली पंजाब वाले हिस्से में इसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ। और गांधी जी किस वेट में है कि एक बड़ा आंदोलन कैसे करा जाए, एक बड़ा आंदोलन कैसे करा जाए, एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करी इस रोलेट एक्ट ने। तुम्हें पता है जो 3 सत्याग्रह करे हैं, उन तीनों सत्याग्रहों के बाद गांधी जी की इच्छा क्या है, एक बड़ा सत्याग्रह हो जिसमें देश के बड़े हिस्से पे आंदोलन हो। क्योंकि जब तक पूरे देश के लोग नहीं जुड़ेंगे ना, तो अंग्रेज यहां से भागेंगे नहीं। चंपारण में सत्याग्रह करा तो अंग्रेज थोड़ा भाग गए। अंग्रेज कब भागेंगे? जब किसी सत्याग्रह में पूरा देश शामिल होगा या मैक्सिमम लोग शामिल होंगे, तो वो इस वेट में थे। रोलेट एक्ट ने एक मौका दिया भाई। समझ में आई है बात? सिंपल है, कुछ अलग से बताना है, कुछ बुद्धि, ज्यादा बुद्धि का यूज करना पड़ रहा है इसमें? बिल्कुल भी नहीं, सिंपल है, कुछ रटना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर्सन आया भी, रोलेट एक्ट ने गांधी जी को, यूपीएससी में भी मैं बता रहा हूं साथ साथ में कैसे कैसे पूछा जाता है। रोलेट एक्ट ने गांधी जी को एक बड़े आंदोलन का मौका दिया। कैसे?
या रोलेट एक्ट ने एक बड़े या एक ऐसे योग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पृष्ठभूमि तैयार करी रोलेट एक्ट ने, या फिर रोलेट एक्ट ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को और ज्यादा गति प्रदान करी। ये सारे प्रश्न यहीं से तो बन रहे हैं। जो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच होगा ना, उसमें ऐसे पढ़ाया जाएगा। ये तो सिर्फ हमें सिलेबस के हिसाब से काम करना है। यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच जो जल्दी ही शुरू होगा, अब जो यहां तक वीडियो देख लेना, जो मैं अभी बोल रहा हूं, तो उस पर लिखना सर कब से शुरू होगा, तो वहां पे मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कब से शुरू होगा, ठीक है। तो ये था रोलेट एक्ट। इसके बाद एक इंसिडेंट हुई, इसके थोड़े दिन बाद ही रोलेट एक्ट शुरू हुआ। उसी के विरोध में एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुई। यहां पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब सोचोगे भी ये क्या इंसिडेंट होगी, ऐसी क्या बात होगी। जलियांवाला बाग है पंजाब में, और पंजाब, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। जलियांवाला बाग कहां है? पंजाब में, सिंपल। और पंजाब में भी अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, ये जगह का नाम है। वहां पे 13 अप्रैल, वो जो रोलेट एक्ट आया वो 1919 में आया है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक वैसाखी का मेला था भाई, एक फेयर था वैसाखी का। यहां पे वैसाखी नहीं लिख रखा, तो वैसाखी का मेला था, उसमें आदमी आए थे उस मेले को देखने। और उसी समय कुछ प्रोटेस्ट करने वाले, कौन थे प्रोटेस्ट, किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे? प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। किसका? रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले भी उसी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजों के अनुसार ये किसी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई हिंसा की योजना कर रहे हैं, किसी अधिकारी को मारने की बात कर रहे हैं। पर हमारे अनुसार वो सिर्फ सत्याग्रही थे, वो अहिंसा से आराम से बैठ के प्रदर्शन करने वहां पर आए थे। बट उसी समय मेला भी है, कुछ लोग मेले में हैं, कुछ लोग मान लो प्रोटेस्ट में। उसी समय जनरल डायर, ये डायर है, जो डायर को आप याद रखो डायन के नाम से, ये एक किस्म की डायन थी भाई। जनरल डायर, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वहां पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, कि भाई विरोध हो रहा है रोलेट एक्ट का, तो आपको स्थिति को मेंटेन रखना है। तो जनरल डायर वहां पे पहुंच गया भाई। वहां का एक एग्जिट गेट था, अमृतसर जो ये जलियांवाला बाग है उसका एक एग्जिट गेट है, उसके ऊपर पुलिस खड़ी कर दी। और बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी पहले इंफॉर्मेशन के, ना वहां पे धारा 144 लगी थी। धारा 144 का मतलब आदमी को इकट्ठा नहीं होना। पर कुछ आदमी मेले में बाहर से आ गए, उनको ये पता ही नहीं था भाई यहाँ पे धारा 144 लगी है। और कुछ थे भाई सत्याग्रही जो धारा 144 लगने के बाद भी वहां पे आए थे, पर उनको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो जनरल डायर ने क्या करा, बिना किसी वार्निंग के उस एग्जिट गेट को बंद करा और ओपन फायर का ऑर्डर दिया। ओपन फायर का मतलब होता है गोली चलाओ। इस इंसिडेंट में हजारों की संख्या में आदमी मारे गए। अच्छी बात थी भाई ये। उसमें है ना छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। वहां पे कुआं बताया जाता है और ये बताया जाता है भी उसमें जैसे बचने के लिए लोग कुएं में कूद गए। फिर जैसे मैं सबसे नीचे हूं तो मेरे ऊपर, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो सारे जो नीचे दबते गए वो मरते चले गए। ये माना जाता कि, ये बताया जाता ये कुआं लाशों से भर गया था। ऐसी थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या ये बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि नहीं तैयार हो रही? एक तो रोलेट एक्ट से लोगों में गुस्सा है, और फिर ये जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हो गई उसके बाद लोगों में और ज्यादा गुस्सा। डायर ने बाद में बताया कि भी मैं चाहता था लोगों में एक मोरल इफेक्ट पैदा हो, कि भी लोग ये समझ लें कि भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई कानून लेकर आए हैं
तो उसके खिलाफ नहीं जाना है। वो लोगों में डर पैदा करना चाहता था, पर इस डर ने पता है क्या करा, एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करी। अभी बताया था, रोलेट एक्ट से पहले ही गुस्सा है, रिसेंटमेंट है, लोगों में असंतोष है, और उसके कुछ दिन बाद ही उसी कानून के कारण, उसी कानून के विरोध के क्रम में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हजारों की संख्या में आदमी मारे गए, जिसने लोगों में बिल्कुल ये भावना पैदा कर दी, भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे फेवर में नहीं है और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है इसको यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ में आई है वही बात। अब इसके बाद देखो कैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये रोलेट एक्ट, ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट कैसे एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार कर रही हैं, कैसे हमारी डायरेक्शन है, जो हमारी सोच है, कैसे उसको बदल रही है। ठीक है, अब एक ऐसे ही इंसिडेंट और हम उसको पढ़ेंगे जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। अब पूछोगे जी खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट भी कुछ तो होगा भाई। अब ये ऐसी ही इंसिडेंट है जैसी रोलेट एक्ट होया, जो यहां पे ना इस समय में, क्वेश्चन शुरुआत में क्या बताया था भाई, पहली लाइन ये बताई थी 1920 के आसपास राष्ट्रवाद को गति मिलनी शुरू हुई है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, जिसको एक्चुअल राइज ऑफ नेशनलिज्म बोला जाता है, वो 1920 के बाद, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत के साथ माना जाता है। ठीक है, वो इंसिडेंट एकदम हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जो बड़ा आंदोलन है पहला, भाई रोलेट एक्ट, फिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर है खिलाफत इशू। अब देखें थोड़ा खिलाफत इशू क्या है। हमें पता है, अगर नहीं पता तो पता कर लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटेन की जीत हुई। पहले विश्व युद्ध में कौन जीता भाई? ब्रिटेन। और ओटोमन साम्राज्य का अंत हुआ भाई। ओटोमन साम्राज्य के बारे में जब जिक्र होगा तो मैं बताऊंगा, ये एक मुस्लिम अंपायर था, और ओटोमन साम्राज्य का जो सबसे बड़ा नेता था उसको खलीफा के नाम से जाना जाता है। खलीफा पूछोगे खलीफा क्या है? खलीफा मुस्लिम धर्म का जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु को खलीफा माना जाता है। और ये अफवाह, एक रूमर फैली कि जो ब्रिटेन है इस खलीफा के पद को समाप्त करना चाहता है। ध्यान दो, पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई और एक रूमर फैली पूरे संसार में कि जो खलीफा का पद है, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया भाई यहाँ पे, और वहां का जो सबसे बड़ा लीडर है जिसको खलीफा, जो इस्लामिक वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा लीडर है, इस्लाम धर्म में उससे बड़ा कोई ओहदा नहीं, उस पद को समाप्त करने की बात चल रही है। तो पूरे संसार में जहां भी मुस्लिम थे इस आदेश के खिलाफ इकट्ठा होने लगे, इस आदेश के खिलाफ खिलाफत कमेटी बनाने लगे। ऐसी ही एक खिलाफत कमेटी भारत में भी बनी गई, मुंबई में, और जिसके जो लीडर थे ना, दो लीडर का हमें ध्यान रखना है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो लीडर थे। इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई 1919 में। खिलाफत कमेटी क्या थी? ध्यान से सुनो, खिलाफत इश्यू क्या है। विश्व युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन जीत गया, एक अफवाह फैली कि भी खलीफा के पद को समाप्त करा जा रहा है, और इसी अफवाह के खिलाफ पूरे संसार में जो मुस्लिम थे वो एकत्रित होना शुरू हो गए। उन्होंने खिलाफत कमेटियां बनाई। एक ऐसी ही कमेटी का गठन भारत में भी करा गया, मुंबई में 1919 में ही, और जिसके जो नेता थे, एक तो मोहम्मद अली थे, एक शौकत अली थे। अब ध्यान दो, ये ऐसा समय है जब हिंदू और मुस्लिम के बीच भी यूनिटी का खतरा है। हमने पहले पढ़ ली पहले की क्लासों में, बट यहां ध्यान रखना है ये भी खिलाफत करना चाह रहे हैं। हिंदू कांग्रेस के लीडरशिप में, जो हिंदू वर्ग ज्यादा थे कांग्रेस में, वो भी कोई आंदोलन चलाना चाह रहे हैं। अब महात्मा गांधी सारा सिनेरियो देख रहे हैं। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। उनको पता है आज मुस्लिम नॉर्मली अब तक ब्रिटिश के फेवर की बात करते थे, कांग्रेस के अगेंस्ट बात करते थे,
पर गांधी जी को कैसा क्या लगा कि भी ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाया जा सके। तो गांधी बोला कि भी इकट्ठे होके कर लें एक आंदोलन। बोले जी इकट्ठा होके कैसे होगा, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। अभी बताऊंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है। ऐसे योग आंदोलन चलाएंगे और ऐसे योग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी होगा, उसका एक हिस्सा होगा खिलाफत आंदोलन भी। ठीक है, हम ऐसा एक कॉमन सा प्रोग्राम रख लेंगे, दोनों उस काम को करेंगे। हिंदू मुस्लिम अगर मिलके काम करते हैं तो अंग्रेजों को घुटने टेकना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है भाई। हिंदू भी क्या चाह रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो, मुस्लिम भी खिलाफत इश्यू के बाद क्या हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। गांधी जी देख रहे हैं, गांधी जी को अपॉर्चुनिटी मिली कि दिस इज द बेस्ट चांस टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। गांधी जी ने नेताओं से बात करी कि भाई एक बड़ा आंदोलन करें जिसमें हमारी डिमांड और आपकी डिमांड, दोनों डिमांडों को जोड़ के हम अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ही शुरुआत किस चीज की हो जाएगी, खिलाफत मूवमेंट की भी। ध्यान है भाई, समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट यहीं पे लिख रखा सिर्फ, द रीजंस फॉर स्टार्टिंग द खिलाफत मूवमेंट विद द डिफीट ऑफ ओटोमन तुर्की। ये ओटोमन तुर्की एक देश है, उसमें यहाँ पे ये एम्पायर था। एक रूमर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, देयर वर रूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इंपोज्ड ऑन द ओटोमन एम्पायर द खलीफा। और ये एक मुश्किल ट्रीटी उसके ऊपर इंपोज करी जाएगी, और ये है कि उसका पद समाप्त करने की बात थी। ठीक है, और इसी के फेवर में भाई हर जगह पे खिलाफत कमेटी बनी और यहाँ पे गांधी जी ने काम करा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वाई नॉन कोऑपरेशन। अब कई बार मैंने बोला है भाई नॉन कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन, तो गांधी जी भी वहां पे बोल रहे हैं एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करें, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होके एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करें। ये नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, ऐसे ही होगी कि कोई और आंदोलन क्यों नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में भी कि भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों शुरू करा, कोई दूसरा मूवमेंट भी तो शुरू कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे भाई, इसका कारण गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा है। एक बुक लिखी है भाई, उनकी एक फेमस बुक है हिंद स्वराज, 1909 में लिखी थी। इस हिंद स्वराज में गांधी जी ने डिक्लेयर कर रखा है जो ब्रिटिश रूल है भारत में, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। जो भारत में ब्रिटेन का राज की स्थापना है वो भारतीयों के सहयोग से ही हुई है। यहां पे फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर भारत ने एक आदमी को दूसरे आदमी के खिलाफ, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक देसी रियासत को दूसरी देसी रियासत के खिलाफ खड़ा करा है। और हमारे सहयोग से ही पुलिस हमारी, स्टूडेंट हमारे, टीचर्स हमारे, फौज हमारी, वकील हमारे, सभी तो हमारे हैं। खरीदने वाले हम, दुकानदार हमारे। ब्रिटेन का कौन है, या तो बड़े अधिकारी हैं या जज है। जब सारा का सारा काम ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे सहयोग से कर रही है, हमें करना क्या है, लड़ना नहीं है। जहां जहां हमारा सहयोग है वहां वहां से सहयोग हटा लेना है। गांधी जी के अनुसार, ध्यान से सुनो, ब्रिटिश राज की स्थापना भारतीयों के कोऑपरेशन के कारण थी। भारतीयों का ही कोऑपरेशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की या ब्रिटिश रूल की हमारे यहां एस्टेब्लिशमेंट हुई। और उन्होंने बोला अगर हम ये कोऑपरेशन हटा देते हैं, जैसे ही हम अपना सहयोग वापस ले लेंगे अंग्रेजों से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इन 1 और 2 ईयर समाप्त हो जाएगी। समझ में आई भाई ऐसा योग क्यों है? क्योंकि देखो स्कूल हमारे, स्कूलों में टीचर हमारे, स्कूलों में पढ़ने वाले हम, पुलिस में हम, जो ब्रिटेन से कुछ चीजें बन के आ रही हैं उसको खरीदने वाले हम। नॉन कोऑपरेशन में ये सारी चीजें, वो बोला भाई सारा कोऑपरेशन जहां जहां हम ब्रिटेन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं वहां वहां से कोऑपरेशन बंद करो, वो थोड़े समय में हमें आजादी मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पे लिख रखा है भाई, महात्मा गांधी declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians
भारतीयों के सहयोग से, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। और ये रूल अभी भी भारत में इसलिए है क्योंकि हमारा कोऑपरेशन उनके साथ है। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर भारतीय इस सहयोग करने से इनकार कर दें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो लगभग 1 साल में ही ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करा गया। अब बात करेंगे भाई ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या, इसकी अगली स्लाइड में ध्यान से सुनो भाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये वही है, वो पहली वाली लिख रखी है। 1909 में बताया कि भाई हमारे सहयोग से ब्रिटिश राज की स्थापना हो रखी है और अगर हम ये रिफ्यूज कर देते हैं तो लगभग 1 साल में स्वराज आ जाएगा। अब गांधी जी ने बोला, फिर लोग बोले जी करें क्या, फिर कैसे नॉन कोऑपरेट करें, कैसे अपना कोऑपरेशन खत्म करें। तो गांधी जी ने क्या बोला, एक तो भाई जितने भी गवर्नमेंट ने टाइटल दिए हैं, अवार्ड दिए हैं हमें, उनको वापस लौटा दो। जो भी अंग्रेजों ने टाइटल दे रखे हैं, भाई हमें नहीं चाहिए आपके टाइटल, हमें आपके अवार्ड चाहिए ही नहीं, तो ये लौटा दो। बाद में क्या करो, सिविल सर्विसेज है उनका बायकॉट करो, आर्मी वाले आर्मी को छोड़ दो, पुलिस वाले पुलिस को छोड़ दो, वकील कोर्ट को छोड़ दो, बच्चे स्कूलों को छोड़ दो, टीचर पढ़ाना छोड़ दो, और फॉरेन गुड्स हैं जो विदेशी वस्तुएं उनको खरीदना छोड़ दो। बच्चे गांधी जी के साथ थे क्योंकि स्कूल छोड़ने की बात थी, छुट्टी की बात थी, तो कौन साथ नहीं होगा। तो बच्चे सबसे आगे थे जी, बिल्कुल गांधी जी ने भी बड़ा अच्छा माना करते। इसका कारण ये था कि गांधी जी ना 1 मिनट में छुट्टी करवा दिया करते, वो हमेशा वेट करा करते कोई और आंदोलन हो, स्कूल बंद हो। गांधी ने क्या कहा, एक तो अपने टाइटल छोड़ दो, दूसरा जो ब्रिटेन की जो भी वस्तुएं हैं जो हम खरीदते हैं, अपने यहाँ की लोकल चीजों को खरीदो, ब्रिटेन से आने वाले हर प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ दो। अगर हम खरीदेंगे नहीं तो उनके पास पैसा नहीं होगा, और पैसा ना हुआ तो उनकी वैसे ही अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार टीचर्स पढ़ाना छोड़ दो, वकील कोर्ट में जाना छोड़ दो, समझे। तो ये सारे काम छोड़ दो, सिविल सर्विसेज का बायकॉट करो। इसी समय कुछ समय के बाद इलेक्शन होना था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको वो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ऐसी कुछ बात होगी, ठीक है। और गांधी और शौकत अली ने पूरे देश का दौरा किया और इस आंदोलन को, इस विचारधारा को पूरे देश में फैलाया। समझ में आई भाई बात। अब पूछोगे ना भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में करना क्या था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये काम करने थे, ठीक है। एक और लास्ट स्लाइड देखें नॉन कोऑपरेशन के बारे में ही। सितंबर 1920 में, ध्यान दो, सितंबर 1920 कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ भाई, कहां पर, कलकत्ता में। और गांधी ने जो लीडर थे उनको मनाया, जो कांग्रेस के लीडर थे और जो मुस्लिम लीग मतलब जो खिलाफत मूवमेंट करने वाले लीडर थे, उनको मनाया कि भी हम साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं सितंबर 1920 में। और उसके बाद हो सकता भी दिखाई ना दे रहा हो, बाकी मैं बता देता हूं, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। नागपुर में दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन हुआ। देखो 1920 में ही सितंबर में एक सेशन हुआ भाई कलकत्ता में, मतलब कलकत्ता में मीटिंग हुई कांग्रेस की। फिर दूसरा सेशन इसी साल दिसंबर 1920 में नागपुर में, जहां पे भाई इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हो गए कि भाई हमें क्या क्या करना है और हमें ये इकट्ठे मिलकर आंदोलन करना है। सारे टाइटल त्यागने की बात होगी, आर्मी पुलिस कोर्ट सब चीजों को, और लेजिस्लेटिव के जो इलेक्शन थे। हाँ, जो चुनाव थे ना, एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी मद्रास में, उसने तो ये बोला था भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन थे, इनको भी बायकॉट करा गया कि जी कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। जस्टिस पार्टी एक नंबर में पूछा जा सकता है मद्रास में, उसने ये बोला था जी हम तो लड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा भाई जो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट इकट्ठे शुरू हुए जनवरी 1921 में, ध्यान दो भाई। और इसी के बाद जो ये आंदोलन पूरे देश के अन्य भागों में फैला। और कहां कहां कैसे फैला, देखो
अब मोबाइल फोन था नहीं, व्हाट्सएप नहीं था, वीडियो कॉलिंग नहीं थी, तो पूरे बड़े हिस्से में नॉन कोऑपरेशन या गांधी जी की बात को फैलाया गया। पर हर जगह पे कंट्री साइड मतलब गांव की तरफ अलग इस आंदोलन को सोचा गया। जमींदार इसके बारे में कुछ और सोच रहे हैं, बिजनेसमैन कुछ और सोच रहे हैं, शहर में यह आंदोलन किसी और से काम कर रहा है। बट ये जरूर है, नॉन कोऑपरेशन हर जगह चल रहा है। इस आंदोलन के अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये पढ़ना था बस। अभी तक के 1920 में जो कलकत्ता सेशन है उसमें इन्होंने बात करी, भाई आपस में इकट्ठे हुए, और 1920 में ही जो दिसंबर में नागपुर सेशन हुआ, इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करी गई, और जो भी बात थी कि भी किसको क्या करना, वो सारे काम करे गए। जो इनके नेता थे, मतलब जनवरी 1921 से डिक्लेयर होगा, भी जनवरी 1921 से हम इस आंदोलन को शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये आंदोलन का कैसे असर हुआ पूरे भारत में, या भाई कितने हिस्से पे आंदोलन फैला, और किस वर्ग ने इस आंदोलन को कैसे लिया, कैसे रिएक्ट करा, अंग्रेजों ने कैसे रिएक्ट करा, क्या हमें 1 साल बाद आजादी मिली कि नहीं, जैसे गांधी जी ने बोला था अगर आप नॉन कोऑपरेशन करते हो तो विद इन 1 ईयर वी विल गेट स्वराज, और ये अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, तो क्या घटित होता है ये नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।